हाय दोस्तों, बिंद स्टडी हब में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो सीडीपी है उसके अंतर्गत जो 7 जुलाई 2019 को पेपर हुआ था उसमें बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर करें। पहले प्रश्न को हम देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। तो इसको ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि सभी विद्यार्थियों को एक प्रकार की शिक्षा, चाहे वो विद्यार्थी कैसा भी हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य बालक हो और चाहे मंदबुद्धि बालक हो, सभी को, और चाहे वह शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो, तो सभी को एक छत के नीचे शिक्षा देना दोस्तों समावेशी शिक्षा कहलाता है। दोस्तों आगे चलेंगे। दूसरा है कि विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। देखिए दोस्तों, समान शिक्षा बोल रहे हैं ना, तो समान शिक्षा किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। दोस्तों, बालक चाहे जैसा हो, चाहे मानसिक रूप से आप विकलांग हो, चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो, तो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना क्या कहलाता है दोस्तों? समावेशी शिक्षा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फोर्थ है, समावेशी शिक्षा। दोस्तों आगे चलेंगे। बोला कि एक शिक्षक को चाहिए वह विशेष संस्कृति एवं समुदायों को बढ़ावा दे, बिल्कुल नहीं। यह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं एवं विविधता की अनदेखी करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि शिक्षा को ये चाहिए कि विद्यालय में जितनी भी संस्कृति समाज से जो भी बच्चे हैं सभी को क्या करें? सभी का सम्मान करें, सभी प्रकार की संस्कृतियों का सम्मान करें। दोस्तों चौथे नंबर को देखेंगे। बोला है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कैसे? वे पाठ्य पुस्तक के तथ्यों को याद करके, वे श्यामपट अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करके। दोस्तों ये बिल्कुल नहीं, नकल करके बिल्कुल नहीं, नकल करके हम नहीं सीख सकते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये हो सकता है। चौथा भी देख लेते हैं। शिक्षा कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करें। देखो सबसे राइट आंसर हो जाए इसका थर्ड, कि बच्चे विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां, जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें सक्रिय रूप से भाग लें। अब अपन चलेंगे 5वें बच्चे की ओर। बच्चे को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? उनको पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं। उनको पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल होगा नहीं। पूछने के लिए रोकना चाहिए, बिल्कुल ये नेगेटिव है। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, पूछने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ये आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से कौन एक नहीं है जिससे सार्थक अधिगम घटित होगा? देखिए पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। बिल्कुल हमको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से विस्मरण की मात्रा कम होती है। निर्देश एवं संचालन बिल्कुल सही है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। अन्वेषण का मतलब होता है खोजकर्ता, तो जो बच्चे होते हैं तो एक खोजकर्ता के रूप में होते हैं। तो चौथा है दोस्तों कंठस्थीकरण एवं स्मरण। बिल्कुल नहीं, हम रट करके बिल्कुल नहीं सार्थक अधिगम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अपन आगे चलेंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के स्तंभ बा से उनकी विशेषताओं की मिलान करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आप लोग देख सकते हैं कि ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चे की गलतियाँ क्या होती हैं? बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों एवं अंतर्दृष्टि होती। बिल्कुल दोस्तों 8वें का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं तो अधिगम का एक भाग होती हैं। और अधिगम दोस्तों सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, इसलिए गलतियां जो होती हैं तो अधिगम का एक भाग होती हैं। इसलिए 8वें का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड।
मूल्यांकन किस लिए होता है दोस्तों? शिक्षण प्रक्रिया का यह एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के लिए बिल्कुल नहीं, नंबरों के लिए नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। एक अलग गतिविधियों के रूप में लेना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। अब देखिए दोस्तों, जो मूल्यांकन होता है ना, तो अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। कैसे? अगर हम मूल्यांकन की विशेषताएं देखें तो उसमें क्या होती है दोस्तों? विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विभेदीकरण में सहायक होता है। इसलिए 9 में का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अपन आगे चलते हैं 10वें नंबर में। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी को अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम, तो ये क्या होगा कि एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होगा। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ है। आगे चलेंगे दोस्तों, देखेंगे बोला जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं? निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी नहीं होगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होंगे, बल्कि बच्चे क्या होंगे? सीखने के लिए और उत्सुक होंगे और उनके अंदर क्या होगी? सीखने के लिए प्रेरित होंगे, प्रेरणा जगेगी। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों उत्तरों के अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा बिल्कुल नहीं। एक ही प्रकार के प्रश्न हम बच्चों से लगातार थोड़ी करवा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण बिल्कुल रटना तो है नहीं। बच्चों के समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल हमको क्या करना चाहिए? उनको बहुविकल्पी की देखने की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह 12वें का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। वे हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य आसानी से छोड़ देना चाहिए। पहला नंबर है संज्ञान और संवेग से संबंधित नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका हो जाएगा उनका दोस्तों फोर्थ राइट आंसर, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो प्राथमिक बोला है दोस्तों, तो प्राथमिक में हो जाएगा दोस्तों परिवार, चौथा ऑप्शन। दोस्तों बच्चे का सामाजिकरण परिवार से ही शुरू होता है। पहले परिवार, फिर आपके समाज में, वातावरण में चारों ओर, फिर विद्यालय में होता है। तो इस तरह 15वें का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ है। अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों की सोच होती है तो वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जेंडर क्या है? लिंग क्या है? दोस्तों ये एक सामाजिक संरचना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। जेंडर क्या है दोस्तों? एक सामाजिक संरचना है। दोस्तों हर पेपर में सीटेट के अभी तक जितने पेपर हैं सब में जेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ है। अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल हैं। बुद्धि बहुआयामी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड। बुद्धि क्या होती है? एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे किस तरह से देखा जाता है? देखिए, जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बच्चों को एक अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अन्वेषकों का अर्थ होता है दोस्तों खोज, और जो बच्चे जो होते हैं ना तो क्या होते हैं? खोजकर्ता होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? इनके अनुसार दोस्तों यह एक सामाजिक गतिविधियाँ है। तो दोस्तों ये जो ले वाइगोस्की हैं इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। जैसे आप जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे, इन्होंने सामाजिकता का सिद्धांत दिया था। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक काल में बच्चे विशेषित करता है? लक्ष्य को निर्देशित करता है, विलंबित अनुकरण करता है, विचारों की अनुक्रमणीयता प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर। अब देखिए, विचारों की अनुक्रमणीयता का मतलब ये होता है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार जैसे ही बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो दोस्तों बच्चों में क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। इसलिए विचारों में उनके क्या होती है? अनुक्रमणीयता होती है। तो इसलिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले प्रश्न को चलते हैं। बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों बच्चे सीखने के लिए अप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है? बिल्कुल नहीं, केवल आनुवंशिक नहीं, ये दोनों का प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होगा थर्ड नंबर। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए क्या होते हैं? स्वाभाविक रूप से स्वयं से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम देखिए दोस्तों इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। स्थूल का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा और सूक्ष्म का अर्थ होता है दोस्तों छोटा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों 25 नंबर। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्व क्रियात्मक अवधि हो जाएगा। अपन चलेंगे 26 नंबर देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते? बिल्कुल नहीं। अवलोकन जीन पियाजे ने ये नहीं बताया था कि बच्चे अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। ये अवलोकन का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के लिए द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों में प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। एक ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करके जैसे दुनिया। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ है। जीन पियाजे ने भी कहा था दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं ना दुनिया में अपनी समझ का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, ले वाइगोस्की उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अकेंद्रित वार्ता। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा अकेंद्रित वार्ता। 27 का हो जाएगा दोस्तों फोर्थ नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों जिसको आप सबको मालूम होगा इसका होगा जेंडर रूढ़वादिता होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उस अनुभव का हमें क्या करना चाहिए? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे शामिल
कर उसका संचय करना चाहिए, उसे अस्वीकार करना चाहिए। इसका तो अस्वीकार तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर थर्ड, 29 नंबर का हो जाएगा दोस्तों थर्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। दोस्तों जब उसे जेल भेज दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, दंड के भय से चोरी नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दोस्तों ये नैतिक विकास का सिद्धांत से संबंधित है, जिसको लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया था। और लॉरेंस कोहल वर्ग ने इस सिद्धांत में विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, और दोस्तों 6 चरण के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। और पहली अवस्था का पहला चरण यही है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। दोस्तों इसी तरह के PDF ओल्ड पेपर देखने के लिए विद्या स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।